है f is defined from 0 to 1 to 0 to 1 be a continuous function, then prove that for at least one number c, then prove that for at least one number c, f of c equal to c belongs to 0 to, यही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले ना इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन। यह बहुत बार हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट यदि अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे रख दिया। फिर a अल्फ़ा स्क्वायर बी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस, ऐसे कर लिया। मतलब एक टर्म को हम RHS में भेज दिए। यह अब आपको दिख रहा है, विजिबल है यह, इसको कवर कर लिया गया है, यह नहीं दिख रहा है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ तक आना है बैक डायरेक्शन में, तो क्या प्रोसेस होगा, बोलो। हमारा जो ये फंक्शन है ना gx फंक्शन, यह है, gx फंक्शन को बिगाड़ करके यह लिख दिया गया है, क्वेश्चन देने वाला यह कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से हो, सॉल्यूशन स्टार्ट हियर। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन के डाटा को देख करके इस फंक्शन को सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ करना है, अल्फ़ा के जगह पर x रख देना है। यहाँ दिख रहा है कि अल्फ़ा x के जगह पर है, तो बैक डायरेक्शन में रिटर्न होना है, तो अल्फ़ा की जगह पर x रखेंगे और जो नंबर RHS में है उसको LHS में लिख देंगे। इसको देख करके तुरंत हम सोच सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फंक्शन रहा होगा, और फिर इस पर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, IMVT जो भी फार्मूला यूज करना है उसके बाद यूज करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, सब समझ रहा है बात को? तो यह जो c जो दिख रहा है, यह c किसके जगह पर होगा, सोच के बोलो। f ऑफ c इक्वल टू c जो रखा गया है, इसका मतलब क्या है, वह पहले c नहीं रहा होगा, उसके जगह पर x रहा होगा, और RHS में जो c दिख रहा है वह LHS में रहा होगा। तो c को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में और c के जगह पर x रखेंगे, तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या बनेगा, अभी क्या क्यों बात कर रहा, बोलो बोलो इक्वेशन क्या बनेगा। जैसे एफ सी इक्वल टू सी दिया गया है, लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से नहीं करेगा, सॉल्यूशन स्टार्ट फंक्शन से करेगा, ओरिजिनल फंक्शन से। तो बोलो क्या क्या आएगा ओरिजिनल फंक्शन, एफ सी माइनस सी इक्वल टू 0, एफ सी माइनस सी इक्वल टू 0। फिर सी के जगह पर क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यह डायरेक्ट सोच सकते हैं किया, तो स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे, यहाँ से एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, यह हमारा फंक्शन है, इसको सिंबल कर देंगे जी एक्स। इस पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशियलिटी का, या अदर कोई भी थी। तो हम लोग सोचते स्टार्ट करेंगे, कंसीडर जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब यह लाइन डायरेक्ट लिखा जाएगा, यह सब ना पर्दा के पीछे का पॉइंट था, इसको समझना था, इसको सॉल्यूशन में दिखाने की जरूरत नहीं है कि एफ एक्स माइनस एक्स कैसे हम लाए। इसको सोच करके आपको ला देना है कि एफ एक्स माइनस एक्स हमारा फंक्शन है, उसको सिंबलाइज कर दिया जी एक्स से। अब इसमें एक वर्ड दिया गया है कंटिन्यूअस फंक्शन, यही गाइड करेगा पूरे आंसर तक पहुंचने के लिए। यह बोलो यह क्या है, 0 से 1 क्या है, यहाँ एफ दिया गया है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1 to 0 to 1। तो यह 0 to 1 क्या है, डोमेन है या रेंज है, डोमेन, और यह क्या है, यह कोडोमेन, रेंज नहीं, हो सकता है कि रेंज भी हो लेकिन वह कोई गारंटी नहीं। तो कोई पूछे एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन तो चूंकि पता ही नहीं है, सी के जगह पर 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि सी कोई जनरल नंबर नहीं है। या क्या कह रहा है कि फॉर एट लीस्ट वन नंबर, तो सी एक पार्टिकुलर नंबर है,
हो सकता है वो 1/2 हो सकता है वो 0.1 हो, एक पार्टिकुलर नंबर है, तो सी के जगह पर आप जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो बोलो बच्चे एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो वो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही कोई ना कोई नंबर होगा, बोल सकते हैं ना। Yes, sir. ठीक है Yes. ना, एफ ऑफ जीरो हो सकता है कि 0.1 हो जाए, हो सकता है हाफ हो जाए। मान लो ये फंक्शन अगर आप बनाओ 0 से 1 में, 0 से 1 में, तो हो सकता है ग्राफ यहाँ से शुरू ऐसे समाप्त हो जाए, तो एफ ऑफ 1 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 0 हाफ हो जाएगा, एफ ऑफ हाफ 1 हो जाएगा, किसी तरह से भी हो सकता है। तो एफ ऑफ जीरो को हम जीरो के बराबर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा, बोल सकते हैं ना। Yes, sir. हाँ, वो को डोमेन का सबसेट होगा, सबसेट का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, यह सब इतना चीज सॉल्यूशन के पीछे का पॉइंट था, जिसको इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मेन जो स्टेप जो दिखाए यूज होगा वह होगा IMBT। IMBT क्या बोलता है कि दो नंबर इसमें रखो, अब फंक्शन एफ नहीं है, अब GX है, जी को हम लोग रखते हैं, जी में दो नंबर रखिए A और B, और दोनों का साइन यदि चेंज हो गया, मान लो या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो IMBT क्या कहेगा, बोलो जल्दी। एटलीस्ट वन रूट। एटलीस्ट वन रूट होगा, तो GX है एटलीस्ट वन रूट, उस रूट को C मान लेंगे, तो GC इक्वल टू 0, और GC का वैल्यू क्या होगा, तो FC माइनस C इक्वल टू 0, तो FC माइनस C इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करेगा, FC इक्वल टू C। तो पूरा सॉल्यूशन बस इसी दो वैल्यू पर निर्भर करेगा कि GA का वैल्यू पॉजिटिव, GB का वैल्यू नेगेटिव दिखाइए, दोनों का साइन अपोजिट दिखा दीजिए, तो यह आप नहीं भी लिखेंगे ना तो हो गया, सॉल्व हो गया, FC इक्वल टू C हो। ठीक है, तो इसमें मेजर दो स्टेप है कि फंक्शन सेट करना, फंक्शन सेट हो गया fx माइनस एक्स, और उसके बाद दो नंबर पर, दो इनपुट पर इसका साइन डिफरेंट दिखाना, ये दोनों दिखा दिए तो सोल्यूशन कंप्लीट। अब इतना बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो ये सब समझाने के लिए एक्सप्लेन किया गया। सॉल्व करना है तो 2 स्टेप्स एनफ है। अब आते हैं फाइनल प्रोसेस पर। सबसे पहले ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें सी इन्वॉल्व हो, पूरा ध्यान से समझेंगे, वैसा क्वेश्चन जिसमें सी इन्वॉल्व, कोई भी क्वेश्चन हो सी इन्वॉल्व है, तो सी के जगह पर एक्स लिखना है, एक तरफ लाना है, उसको कोई फंक्शन मान लीजिए, और डोमेन का दोनों इंड पॉइंट रख दीजिए 0 और 1। तो जी ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 क्या होगा, तो 0 से 1 के बीच में होगा, तो उसको बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर जी ऑफ 1 निकालिए, डोमेन का दूसरा इंड पॉइंट जी ऑफ 1, तो जी ऑफ 1 निकालेंगे तो एफ ऑफ 1 माइनस 1। अब एफ ऑफ 1 भी क्या होगा, तो 0 से 1 के बीच में होगा, एफ ऑफ 1 लाइज बिटवीन 0 to 1, इसी के बीच में होगा। तो जब यह नंबर 1 से छोटा है तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो सकता है एफ ऑफ 1 1 भी हो, तो 1 माइनस 1 0 के इक्वल टू भी हो सकता है। तो एफ ऑफ 1 जो है को डोमेन का एक एलिमेंट है, वह एलिमेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में कोई नंबर भी हो सकता है। तो एफ ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखने का राइट नहीं है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 0 तो लिख ही सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो एक वैल्यू पॉजिटिव, दूसरा वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर IMBT तुरंत यहाँ पर आ जाएगा और बोलेगा कि GX हैज एट लीस्ट 1 रूट इन इंटरवल 0 to 1, और उस रूट को मान लो C है, लेट रूट बी C, तो यह इंप्लाई करेगा GC इक्वल टू, यह इतना लिखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस अब केवल थोड़ा सा लिखना है और कि चेक करने वाले की संतुष्टि के लिए, उसकी आत्मा संतुष्ट रहे, अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे। तो GC का मतलब FC माइनस C इक्वल टू 0, तो FC इक्वल टू C। समझ गए सब पे क्या? Yes. Yes, sir. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सेम तरीका से सॉल्व होगा। सर इसी जी को ऑफ solve- 1 इक्वल, हाँ बोलो। सर जी जी ऑफ ऑफ 1 1 एक्स की जगह पर 1 रखो, तो एफ ऑफ 1 माइनस 1,
अब एफ ऑफ 1 जो है ये 0 से 1 के बीच में कोई एक नंबर होगा, तो 0 से 1 के बीच के नंबर से 1 माइनस करेंगे तो वह लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। यदि इक्वल टू 0 हो गया तो यही प्रूव हो गया कि एक रूट है, यहाँ पर इक्वल टू 0 हुआ तो यही प्रूव हो गया कि सी का वैल्यू 0 हो गया, एक रूट है। और नहीं इक्वल टू है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो IMBT उस कमी को पूरा कर देगा कि एक रूट है। बोलो आदित्य। Yes, sir. ठीक है ना, तो यही दो स्टेप है, एक फंक्शन बनाना और साइन चेंज करके IMBT अप्लाई करना। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके सिमिलर। लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1 to 1 to e be a continuous function, then prove that at least one number c exists such that f of c equal to e to the power c, c belongs to डोमेन 0 से 1। सॉल्व हो जाएगा क्या? हम सॉल्व कर दें, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लेट gx बोलो, क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हो। fx minus x. fx e टू दी पावर x, देन इसके बाद किसका वैल्यू निकालेंगे जल्दी बोलो। f of 0 f of 0 g of 0, हाँ तो f of 0 minus 1। अब f of 0 का मिनिमम वैल्यू 1 होगा, यही होगा ना, यहाँ से देखो f of 0 का मिनिमम वैल्यू 1 होगा। yes sir ठीक है ना, Yes, जो 1 से ग्रेटर है उसमें से -1 करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो f of 0 लाइज बिटवीन 1 to e, इसी के बीच में लाई कर सकता है। फिर बोलो क्या निकालेंगे जल्दी। g of 1 g of 1 तो g of 1 निकालो, तो f of 1 माइनस e टू दी पावर 1। अब f of 1 क्या होगा ना, वह e से छोटा ही होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू e हो सकता है। तो f of 1 माइनस e क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। साइन चेंज कर गया, IMBT अप्लाई करो, इसके बाद लिखेंगे, लिख दे हैंस प्रूफ, बोलो जल्दी। yes sir sir वहाँ Hence, ठीक है ना, सर g of 0 इक्वल टू f of 0 माइनस 1 है, तो वहाँ पर तो होल टर्म 0 हो जाएगा ना। होल टर्म 0 कैसे हो जाएगा भाई, f of 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, e भी हो सकता है। फंक्शन मान लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ हुआ तो पहला डोमेन का पर पहला को डोमेन का एलिमेंट नहीं भी हो सकता है ना। ये क्या हो गया, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को अभी भी? yes sir हाँ ठीक है, बोलो बच्चे कोई दिक्कत। no sir इसके बाद तो लिखने आएगा ना, इसके बाद कैसे लिखेंगे, yes sir क्या लिखेंगे कि IMBT सेज gx विल हैव एटलीस्ट 1 रूट c और फिर gc इक्वल टू 0, तो fc माइनस e टू दी पावर c इक्वल टू 0, उधर भाई तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ गया हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन का या डाटा कुछ भी चेंज करे, प्रोसेस सब सेम रहेगा। ये बहुत ही ईजियर वैरायटी है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होना। अब शुरू करते हैं हम लोग टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक आसान टॉपिक है। तो आप टेंजेंट नॉर्मल के साथ साथ अभी भी आपका लिमिट कंटिन्यूटी का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ होगा, उसको सॉल्व करना है। अभी भी 2-4 दिन टाइम है, तो उसको जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल के बाद मैक्सिमा मिनिमा रॉस लेग्रेंज शुरू करेंगे, तो वहाँ पर फुल फोकस्ड रहेंगे उसी टॉपिक पर। तो टेंजेंट नॉर्मल जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा ही आपको दिखेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट नॉर्मल पढ़े थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता था t इक्वल टू 0, याद है कि नहीं याद है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता था t इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, sir. लाइन में फॉर्मूला होता था y इक्वल टू mx प्लस c। अब yes sir सिमिलर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड बोलेगा कि लाइन का इक्वेशन एक याद रखो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। अब m निकालने का मेथड कैलकुलस देगा, वह देगा dy बाई dx से।
ठीक है ना। तो वही चीज़ पहला रिजल्ट लिखा गया है कि फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व एट ए पॉइंट x1, y1, सबसे पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें मान लो डिफरेंशिएट करने पर आ गया x² + 1, तो x के जगह पर x कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्लोप मिल जाएगा, m मिल जाएगा। मान लो x² + y आ गया, तो x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1 भी रखेंगे। तो दोनों पॉइंट कभी कभी यूज करना पड़ सकता है, कभी एक ही पॉइंट यूज करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस तरह से एक्सप्रेस्ड है। मतलब सिंपल है कि डिफरेंशिएट करके x1 y1 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्लोप मिलेगा, और यहाँ पर रख दीजिए m के जगह पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। ठीक है, समझाने की जरूरत है इसमें? नो सर। समझ गए। और नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो इसी को -1 कर देंगे, -1/dy/dx। और यहाँ पर जो x1 y1 लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन एट पॉइंट x1 y1। इसका मतलब यह है डिफरेंशिएट करने के बाद x1 y1 नंबर रखना है। एक चीज़ यह देखो, जैसे मान लो यह y = x³ है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x², तो यह पूरे कर्व का स्लोप हुआ। लेकिन कोई कहे कि इस P पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाले, तो केवल इतना से काम नहीं चलेगा, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लो इसका कोऑर्डिनेट 1,1 है, तो x के जगह पर 1 रखो तो तब स्लोप मिलेगा। मान लो कोई पॉइंट Q है 2,8, तो इस पर स्लोप निकालना है तो x के जगह पर 2 रखना होगा। तो एक बार कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप चाहिए तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये सब सिंपल चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बोलो बच्चे, सबको समझ रहा है? यस सर। Yes, sir. ये सब यस सर। बस कैलकुलस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला सबको याद होगा, y - y1 m × x - x1। टेंजेंट चाहिए तो यह नंबर रख दो, और नॉर्मल चाहिए तो यह सेकेंड नंबर रख दीजिए m की जगह पर। लेकिन पहला मेथड जो है, पहला पॉइंट वहाँ पर लागू होगा जब कोई कहे ना कि P इसी पर लाई कर रहा है, x1, y1 कर्व पर लाई कर रहा है, x1, y1। लेकिन कभी कभी हो सकता है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कर्व पर पॉइंट ही नहीं दिया गया है। y = fx यहाँ पर तो है कर्व, लेकिन P बाहर में दिया गया है, x1, y। तब टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाला जाए? हो सकता है एक टेंजेंट या मोर टेंजेंट हो जाए, 2 टेंजेंट भी हो सकता है, 3 टेंजेंट भी हो सकता है। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालें? तो मेथड वही रहेगा, थोड़ा सा अननोन इसमें बढ़ जाएगा। तो एक पहला स्टेप है कि पहले कर्व को डिफरेंशिएट करो, फाइंड dy/dx। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे, ठीक है ना, एज्यूम ए पॉइंट ऑन कर्व, कर्व Q मान लेते हैं उसको, अल्फा, f ऑफ अल्फा ऐसे मानेंगे। सबको समझ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यह हुआ डिफरेंशिएट करके उसमें x y के जगह पर Q का कोऑर्डिनेट रख देंगे। यह सिंबल सबको समझ रहा है? यहाँ पर ब्रैकेट दे करके Q लिखने का मतलब है क्या? सबको समझ रहा है? डिफरेंशिएट करेंगे, x के जगह पर अल्फा, y के जगह पर f ऑफ अल्फा रख देंगे। बोलो यस। अब इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? तो इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा dy/dx एट Q। यहाँ से Q मिटा देते हैं। और इसका एक और टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, y2 - y1 f ऑफ अल्फा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1। ये भी तो स्लोप होगा। जो है इस लाइन का स्लोप 2 तरीका से निकाल सकते हैं। Q एज्यूम किए हैं
अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से भी स्लोप निकाल सकते हैं, और डिफरेंशिएट कर दें तो बिना p के हेल्प से भी स्लोप निकाल सकते हैं। दोनों स्लोप को इक्वेट कर दो तो एक इक्वेशन बन जाएगा, और सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को, गेट अल्फा, सॉल्व एंड गेट अल्फा, और अल्फा मिल गया तो कंप्लीट स्लोप मिल गया, और कंप्लीट स्लोप मिल गया तो फिर फार्मूला यूज कर दो y माइनस वाई 1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब मान लो अल्फा का 2 वैल्यू मिलेगा तो 2 स्लोप, 3 वैल्यू मिलेगा 3 स्लोप, 1 वैल्यू मिलेगा 1 स्लोप। तो कितने टेंजेंट है उतने बार कैलकुलेशन नहीं करना होगा, उतना डिग्री का इक्वेशन एक ही साथ बनेगा और एक ही साथ सबका वैल्यू मिल जाएगा। समझ गए सब क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यह स्टेप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। तीनों स्टेप जो है ना वर्बली याद रहना चाहिए कि पहले dy बाई डी एक्स करना है, फिर एक पॉइंट एज्यूम करना है, टेंजेंट का स्लोप 2 तरीका से निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे तो जो अननोन नंबर है उसका वैल्यू मिलेगा, और उसके बाद तो फिर समझ रहे हैं y माइनस वाई 1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ये पूरा स्टेप्स याद रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, और सिंपल चीज़ को तो कम से कम नहीं भूलना है। नेक्स्ट है एक टर्म है सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। क्वेश्चन आएगा फाइंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का मतलब क्या होता है, याद है किसी को? जैसे कोई कर्व है, यह टेंजेंट है और यह नॉर्मल है। बोलो बच्चे, सब टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? कोई नहीं बोलो, पढ़ाए होंगे। एक्स एक्सिस, टेंजेंट का यह पोर्शन है, टेंजेंट का पोर्शन यह कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, और इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पर, इसी को बोलेंगे सब टेंजेंट। सब टेंजेंट लेंथ को बोलते हैं, लेंथ। तो एक्स एक्सिस पर जो टेंजेंट का प्रोजेक्शन होगा उसको बोलेंगे सब टेंजेंट, और एक्स एक्सिस पर नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन होगा उसको बोलेंगे सब नॉर्मल। प्रोजेक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट अपॉन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सब टेंजेंट। पोर्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ नॉर्मल अपॉन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सब नॉर्मल। क्लियर है टर्म, दोनों टर्म? सर एक बार रिपीट करिए ना, हम गलती से डिस्कनेक्ट हो गए थे। देखो ये जैसे टेंजेंट है, यह पोर्शन ऑफ टेंजेंट है, इसका प्रोजेक्शन अपॉन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सब टेंजेंट। यह नॉर्मल का पोर्शन है, इसका प्रोजेक्शन अपॉन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सब नॉर्मल। टेंजेंट का प्रोजेक्शन सब टेंजेंट, नॉर्मल का प्रोजेक्शन सब नॉर्मल। अब प्रोजेक्शन किसके लोग निकालना है? एक्स एक्सिस के लोग। बोलो, दोनों टर्म क्लियर है? यस इसका इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है, यह फार्मूला ही पहले देख लीजिए। लेंथ ऑफ सेट सब टेंजेंट मान लो निकालना है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें एक नंबर रख लेते हैं 2,5। कोई कहे कि इसका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालो, तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करो। 2x, एक्स के जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट रखो 4, dy बाई डी एक्स 4 मिल गया, तो y अपॉन dy बाई डी एक्स लिख दो तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गया, और y इंटू डी बाई डी एक्स लिख दो तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया। मतलब 5/4 सब टेंजेंट, अब 5 इंटू 4 सब नॉर्मल। बहुत ही छोटा फार्मूला है, तो यह फार्मूला याद रखेंगे और कैलकुलेट करना तो समझ रहे हैं, यह चुटकी बजाने के बराबर है। तो इसको फार्मूला को याद रखना है, अभी फार्मूला प्रूव भी करेंगे कैसे आता है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गया y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया y इंटू डी वाई बाई, और y का मतलब समझ रहे हैं, y कोऑर्डिनेट। कैसे इसको प्रूफ किया जाए? तो बहुत ही सिंपल है, इस एंगल को थोड़ा देर के लिए थीटा मान लो, p का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है x1, y1, तो यह जो लेंथ है इसको n बोलते हैं, इसको g बोलते हैं, इसको g। pn जो है y1 लेंथ होगा, सबको समझ रहा है? pn जो है y1 होगा ना, y1। अब इस ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू बोलो, tan थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में? tan थीटा
y1 बाई टी एन। तो टी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 बाई टेन थीटा। और टेन थीटा को ही क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। तो देखो वही प्रूव हो गया। नहीं है समझ में? यस सर, समझ गए। ठीक है ना, Yes. सबके समझ में आ गया। उसी तरह से यह थीटा है और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच एंगल तो 90 बनेगा। तो यह एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और इधर जब टेन थीटा अप्लाई करेंगे ना तो वो कॉट थीटा बन जाएगा। फिर कॉट थीटा को 1/10 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। लिख के दिखाएंगे, हो जाएगा, समझ जाएंगे आप लोग। Yes, sir. यस सर। तो दूसरे वाले ट्रायंगल में टेन थीटा ही यूज करेंगे। 90 माइनस थीटा होने के कारण कॉट बन जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, वो आसानी से हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, दोनों फार्मूला को याद रखना। अब जब भी क्वेश्चन आएगा कि सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकालिए तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अभी जस्ट एग्जांपल दिखाया था 2, 2 2 4 5 पर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। 2x, x के जगह पर 2 रखेंगे 4, तो 5 में 4 से डिवाइड करो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, मल्टीप्लाई कर दो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बस इतना ही टाइम में यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 2-3 पॉइंट और थ्योरी का है, उसको पहले हम लोग सभी एक्सप्लेन कर ले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस तो याद है आप लोगों को, याद है किसी को नहीं? एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे Yes, निकलते sir. हैं, बोलो। Sir, m2 minus tan theta is equals to m2 minus या m2 माइनस m1 by 1 plus m1 into m2. सबको पता है कि यही समझाना पड़ेगा। नहीं sir. समझ गए sir. बोलो बच्चे, समझ गए सब कुछ? तब क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर अब क्या है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है 2D का। कैलकुलस में क्या हो जाएगा कि m1 m2 नहीं दिया रहेगा, y इक्वल टू fx दिया रहेगा, y इक्वल टू gx दिया रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन m1 के जगह पर, इसका डिफरेंशिएशन m2 के जगह पर, या इसी को बोल देते हैं f डैश x इक्वल टू m1 और g डैश x इक्वल टू m2। अब फॉर्मूला यही रह जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या सब कुछ? यस सर। तो उसी से निकल जाएगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। लेकिन एंगल बिटवीन टू कर्व्स में केवल इतना ही नहीं होगा। यह जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है और यह y इक्वल टू जी एक्स है। अच्छा, हमने लाइन बना दिया, कर्व बनाना था। जैसे यह कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर एक दूसरा कर्व बना दिया y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप m1 और इधर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप m2। तो m1 m2 का वैल्यू निकालने से पहले p का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हो जाएगा सॉल्व fx इक्वल टू जी एक्स। सॉल्व fx इक्वल टू जी एक्स, पर इसका रूट निकालेंगे। फिर दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स करने के बाद p का कोऑर्डिनेट रखेंगे उसमें। m2 इक्वल टू हो जाएगा g डैश एक्स, और डिफरेंशिएट करने के बाद इसे p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और तब tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, फिर मॉड कर देंगे। बोलो बच्चे, किसी को दिक्कत इस प्रोसेस में? सर मतलब सर जो इक्वेशन रहेगा उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करके गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, गेट POI, समझ आएगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर। क्योंकि मान लो यह कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब डिफरेंशिएट किया तो 2x मिला। यह 2x जो स्लोप है यह यहाँ का टेंजेंट का है कि यहाँ का टेंजेंट का है कि यहाँ कहाँ का टेंजेंट का होगा? यहाँ का टेंजेंट का स्लोप अलग होगा, यहाँ का टेंजेंट का स्लोप यहाँ होगा। तो यह सबका गारंटी लेता है कि सबका स्लोप देंगे, बशर्ते सबका एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग रखो। तब
इसका एक्स कोऑर्डिनेट रखोगे तो इसका स्लोप मिलेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट रखोगे तो इसका स्लोप मिलेगा। तो हमको चाहिए इस या थीटा चाहिए, तो पी पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालना होगा, तो पी का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, यस सर। Yes. बोलो बच्चे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. ठीक है, तो यह होगी। ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब क्या होगा? ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब, ऑर्थोगोनल सर्कल पढ़े थे सर्कल में, ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये नहीं पता है तुम लोगों को ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब? यस सर। ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब है कर्व्स इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, कर्व्स इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री पर कब होगा? जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए। ये तो सबके समझ रहा है, m1 × m2 = -1। बोलो न्यू स्टूडेंट। वो नहीं हो रहा है, एक श्रुति है, कुछ आवाज आया। प्रणव कब से वेट कर रहा है? यस सर, पता है सर। एक दो न्यू स्टूडेंट था, वो सब नहीं दिख रहा है ना? ठीक। प्रणव तो कब से वेटिंग में था, अभी क्लास ज्वाइन कर रहा है? नो सर, पहले से ज्वाइन किए थे, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक। सर m1 m2 -1 कैसे हो? अरे 90 डिग्री कब होगा? जब यह 90 10 90 पता है ना, अनडिफाइंड होता है। तो यस क्या है सर। p/q, तो p/q tan 90 के बराबर कब होगा? जब नीचे जीरो कर दो। तो इस नंबर को जीरो यस सर। करोगे तो m1 × m2 = -1। ये तो कोऑर्डिनेट यस सर। ज्योमेट्री का सबसे ज़्यादा टाइम से यूज किए हुए फॉर्मूला है। तो ऑर्थोगोनल कर्व है तो tan थीटा। अब देखिए, जब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो एक समस्या आएगा ना कि यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ना मुश्किल हो जाएगा कभी कभी। जैसे मान लो कहीं पर हो √x² + 1, यहाँ पर हो y/ln x, दो कर्व। अब दोनों को इक्वेट करोगे तो रूट निकल ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कभी कभी दिक्कत होगा। तो पहला स्टेप सुन के याद रखिए, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आसान हो तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना डर्टी दिख रहा है तो पहला स्टेप यह हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो, एक्स और वाई के टर्म में ही सॉल्व करो tan थीटा को। अब क्वेश्चन में बताएंगे एक्स एंड वाई को कैंसिल कैसे करें। मान लो कहीं पर हो y = x², ध्यान से देखो, और tan थीटा आपने सॉल्व किया, वह आ गया x² / 2y। तो चूंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाले नहीं हैं और x और y का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक फंक्शन से पता है कि y का वैल्यू x² है, तो इस y को हम रिप्लेस कर देंगे x² से और यह कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू नहीं भी निकाले हैं तो कोई लॉस नहीं होने जा रहा है, क्योंकि एक्स वाई खुद को कैंसिल कर दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। तो Yes, मान लो tan थीटा हम एक्स वाई के बीच में निकालें और एक्स वाई यदि खुद को कैंसिल कर दे तो p का कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम सीखेंगे खुद को कैंसिल वो कैसे करता है। तो इसके लिए सीधा सीधा बात यह है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि आसानी से निकल रहा हो तब तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। खराब तरीका दिख रहा हो, खराब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा या बिल्कुल नहीं आ पाएगा, तो डिफरेंशिएट करिए, एक्स वाई के टर्म में ही सॉल्व कीजिए, एक्स वाई खुद को कैंसिल कर लेगा। तो वह क्वेश्चन में देखेंगे। तो बोलो क्या करना है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं ना हो गया? यह थ्योरी भी समझ के क्वेश्चन करें या क्वेश्चन कर लें, इसको बाद में समझेंगे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किया जाए ना, कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, यस तो सर। इसको हम लोग इस थ्योरी को बाद में समझ लेंगे, क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 1, -1। अब देखिए
यह जब लिखा है ना एट पॉइंट ऑन द कर्व, ऐसा कुछ लिखा हो तो डेट श्योर यह पॉइंट इसी कर्व का होगा। तो जब भी क्वेश्चन है ना फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो दो वैरायटी का हो सकता है कि गिवन पॉइंट कर्व पर हो सकता है कि गिवन पॉइंट आउटसाइड हो। तो जब लिखे ना फ्रॉम पॉइंट पी, तो हो सकता है वो पॉइंट आउटसाइड हो, लेकिन फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बार मन ही मन चेक कर लीजिए यह पॉइंट ऑन द कर्व है या फ्रॉम द पॉइंट है। कैसे चेक करेंगे? सर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करो, बोलो, मन ही मन रख के देखो क्या है। ऑन द कर्व है। यस सर। यस सर, ऑन द कर्व। अब बहुत लोग कैसे चेक करता है ना, बहुत लोग ऐसे चेक करता है, यहाँ 1 रख देता है, यहाँ -1 रख देता है, ऐसे रखता है क्या तुम लोग? नो सर। नो सर, कैसे रखते हैं आप? सर एक्स 1 पे रखते सर 1 एक्स और वाई पे माइनस। और y हाँ, माइनस यहाँ 1। -1 y की जगह पर आएगा, x की जगह पर 1 आएगा, LHS = RHS आएगा। ठीक है, अब बोलो क्या क्या करें तब? सबसे पहले क्या करेंगे? ये तो सबसे इजियर क्वेश्चन हो गया। तो सबसे dy पहले by डिफरेंशिएट dx, बोलो, dy/dx बोलो क्या आएगा? 3x square plus 2x। अब इसके बाद क्या करेंगे? सर वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करो, तो 3 + 2 5